नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और ध्वजारोहण समारोह के दौरान लाल किले के अंदर पतंगों को गिरने से रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सुरक्षा इंतजाम किया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 223 नियमित पतंग उड़ाने वालों का सहयोग मांगा है। ये लोग सुबह करीब 3 घंटे तक लाल किले के आसपास साफ आसमान सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे। पुलिस ने अपने क्षेत्र के सभी कुशल पतंग उड़ाने वालों की पहचान कर ली है और वे 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और ध्वजारोहण समारोह के दौरान आसमान साफ रखने में सहयोग करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अधिकारियों ने बताया था कि बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 15 अगस्त के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस समय बनाई जा रही है? नजर आ रहा है और जिस तरीके से लगातार सुरक्षा को लेकर प्रयास भी करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से अमित शाह के साथ साथ बैठक की गई के कमिश्नर की संजय अरोड़ा जी, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है तमाम एजेंसियां जो है वो 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लाल किले के अंदर या फिर कहें लाल किले के आसपास पतंगे गिरती हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के इंतजाम बनाए गए हैं। 231 जो है कुशल पतंगबाज जो है वो उनको लाल किले के पास बुलाया गया है और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जाएगी कि कोई भी पतंग नहीं गिर पाए। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से झंडा फहराया जाए। राजीव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और ध्वजारोहण समारोह के दौरान लाल किले के अंदर पतंगों को गिरने से रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सुरक्षा इंतजाम किया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 231 नियमित पतंग उड़ाने वालों का सहयोग मांगा है। ये लोग सुबह करीब 3 घंटे तक लाल किले के आसपास साफ आसमान सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे। पुलिस ने अपने क्षेत्र के सभी कुशल पतंग उड़ाने वालों की पहचान कर ली है और वे 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और ध्वजारोहण समारोह के दौरान आसमान साफ रखने में सहयोग करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए, अब आप अपनी बात जारी रखिए। उस समय आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी राजीव। यहाँ पर बात करें 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए की बात करें या फिर कहें कुशल पतंगबाजों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं लाल किले के अंदर जब झंडा रोहन होता है और लगातार कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तो जनता को तो उस समय भी पतंगे आ जाती है और या फिर कहें पतंगों की आड़ में कहीं ना कहीं और मैसेज भी दिए जाते हैं, मगर उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सतर्क होती नजर आ रही है। लाल किले के आसपास यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी पतंग नहीं उड़ने दी जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं 231 जो कुशल पतंगबाज है उनको भी बुलाया गया है और रात 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक उनकी ड्यूटी रहेगी और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में कोई भी पतंग ना उड़ सके और आसमान को
बिल्कुल साफ रखा जाए। और यहाँ तक कि कह सकते हैं जो रिमोट से उड़ने वाले जो कह सकते हैं गाड़ियां होती हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं या फिर जहाज जो होते हैं, छोटे बच्चों के खिलौने वाले जो रिमोट चलते हैं, उनके लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कोशिश करती नजर आ रही है कि किसी तरीके की घटना न घट सके। मगर यहाँ बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ या फिर जांच एजेंसियों के साथ जो बैठक की थी, उसके अंदर भी यही कोशिश की गई थी कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो महफूज कर लिया जाए ताकि किसी भी तरीके की घटना न घट सके। मगर यहाँ पर बात करें पतंगबाजों की, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो भी दूर होती नजर आ रही थी। पतंगबाजों को बुलाया गया, ये भी कोशिश की जाए कि 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए कोई भी पतंग जो है वो लाल किले तक नहीं पहुंच पाए। मगर यहाँ पर आसपास के एरिया की बात करें तो ये लाल किले के आसपास जितने भी रिहायशी एरिया है वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। छतों पर पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई भी पतंग न उड़ा सके। मगर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है और लगातार कोशिश भी की जा रही है। यहाँ बात करें जिस तरीके से और सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो प्रयास भी करती नजर रही है। चाहे किराएदार हो उनके लिए वेरिफिकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मकान मालिकों से आदेश दे दिए गए हैं कि मकान मालिक जो है वो किराए को मकान मालिकों को लेकर या फिर किराएदारों को लेकर वेरिफिकेशन जो है वो कराई जाए। दुकानों पर जितने काम करने वाले हैं उनकी भी वेरिफिकेशन कराई जाए ताकि किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। मगर दिल्ली पुलिस के पास अभी तक कहीं ना कहीं बड़े जानकारी भी मिलती नजर आ रही है कि रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जो है अब लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, कल ही ये जानकारी मिली थी कि आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। जैश और लश्कर के आतंकी हमले की आशंका नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में। देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें आईबी की तरफ से जिस तरीके से जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस को कि आतंकी घटनाएं घट सकती है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी बात करें, रोडों पर बात करें, वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। लगातार जांच की जा रही है ताकि किसी भी आने की अनुमति दी जाए। मैं यहाँ पर बात करें कोई भी व्यक्ति दिखता है दिल्ली पुलिस को तो उसके ऊपर जांच की जाएगी, चाहे वो गाड़ियों की द्वारा हो, चेकिंग करने की हो या फिर और तो तमाम सुरक्षा के मद्देनजर रखते हो। मतलब बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और संजय अरोड़ा की बात करें, जो नए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती है क्योंकि उनका जो पहला कार्यक्रम होगा जिसके अंदर वो इस तरीके के कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ बात करें बीएसएफ की बात करें या फिर डॉग स्क्वाड की बात करें या फिर डॉग कैमरे की मदद से कहीं ना कहीं जांच की जाएगी। तो लगातार लाल किले को अभी तक छावनी के तौर पर बदल दिया गया है ताकि किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जाए। और जो कुशल पतंगबाज बुलाए गए हैं उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आसमान को साफ रखने की कोशिश की जाएगी। राजीव, देखिए इस समय हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ है और केंद्र सरकार ने बड़ी जोर शोर से तैयारी की हुई है। इस बार के कार्यक्रम में क्या वाकई में कुछ बहुत अलग रहने वाला है और इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही है? और तिरंगा रैली जो है कितनी बार और निकाली जाएगी 15 अगस्त तक? रखते हुए कुछ कार्यक्रम जरूर किए जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी झंडा फहराते हैं, उसके बाद में जनता को संबोधित करते हैं, उसको संबोधित किया जाता है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े वादे किए जाते हैं और अलग अलग तरीके के लोगों को बताया जाता है कि उसके अंदर काम किया, यहाँ तक कि और काम किस तरीके से किए जाए, तमाम जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी जाती है। मगर यहाँ पर बात करें सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास जो है वो लगातार बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि जिस तरीके से आईबी के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को जानकारी मिल पा रही है कि आतंकी घटनाएं घट सकती है, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जो है वो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जहां तक कि और जो बीएसएफ है या फिर क्या सीआरपीएफ है उनको भी लगा दिया गया ताकि कोई भी घटना ना घट सके और जो है अगर कोई घटना घटती है तो उसको तुरंत ही कंट्रोल कर लिया जाए। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो लाल किले के पास यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो मौजूद कर लिए गए हैं ताकि कोई भी घटना ना घट सके। यहाँ पर की बात करें या फिर करें आसपास के है उनकी बात करें, वहां पर भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ बड़े लेवल पे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की जा रही है। इस बीच आईबी ने भी ये अंदेशा जताया है कि लश्कर और जैश एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में है 15 अगस्त के मद्देनजर। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी तैयारियां
करते हुए नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की खबर का रुख करते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी विधायकों के नेतृत्व में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। जहां विधायक नहीं है वहां पर पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में तो 3 अन्य जो निकाय हैं वहां पर तो 2 तो कहीं 1 विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि इन विधायकों को अपने ही जिले का पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया। समाजवादी पार्टी की नगर इकाई सहित सभी कमेटियां भंग हैं। ऐसे में पार्टी ने विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को नगर निकायवार पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। इसके जरिए एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। विधायकों को उनके जिले के बजाय दूसरे जिले की जिम्मेदारी देकर एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। इसके जरिए पार्टी के अंदर खाने में चलने वाली गुटबाजी रोकी गई है, तो दूसरी तरफ विधायकों की संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी ली जाएगी। तो समाजवादी पार्टी आलाकमान ने ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया है कि विधायकों को अपने जिले का पर्यवेक्षक ना बनाकर दूसरी जगहों की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में समाजवादी पार्टी विधायकों के नेतृत्व में निकाय चुनाव लड़ेगी। जहां पर विधायक नहीं है वहां पर पूर्व विधायक या फिर पूर्व सांसद को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में तो 3 अन्य निगमों में कहीं 2 तो कहीं 1 विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि इन विधायकों को अपने जिले का पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया। समाजवादी पार्टी के नगर इकाई सहित सभी कमेटियां भंग हैं। ऐसे में पार्टी ने विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को नगर निकायवार पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देंगे। इसके जरिए एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। विधायकों को उनके जिले के बजाय दूसरे जिले की जिम्मेदारी देकर एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। इसके जरिए पार्टी के अंदर खाने में चलने वाली गुटबाजी रोकी गई है, तो दूसरी तरफ विधायकों की संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी ली जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके की तैयारियां करती हुई इस समय नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव था उस चुनाव को लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी अब अगले चुनाव की ओर लड़ने की ओर जाना शुरू कर दिया है और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हालांकि उनकी जो तमाम जो जिम्मेदारी थी उनको बखूबी निभाने का काम किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायकों के नेतृत्व में नगर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है। जहां विधायक नहीं है वहां पूर्व विधायक लड़वाएंगे चुनाव, और जहां विधायक पूर्व विधायक और या सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं लखनऊ में 3 नगर निगम को तो कहीं 1 विधायक की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं 2 विधायकों को 1 नगर निगम की जिम्मेदारी। इस तरह की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है। और सपा की नगर इकाई सहित सभी कमेटियां हालांकि भंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में पार्टी विधायकों वरिष्ठ नेताओं पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने दी है। चाहे पूर्व विधायक हो पूर्व सांसद है, उन पर कहीं ना कहीं जो पार्टी के जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। और साफ तौर पर जो कागज के जरिए समाजवादी पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने का काम कर रही है। और जो विधायक जिस क्षेत्र में उनको वहां की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, दूसरा क्षेत्र किनको जिम्मेदारी दी गई है, और इस तरह से पूरी रणनीति बनाने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है। तो लखनऊ में भी बात की जाए तो 3 विधायकों फरीद महफूज किदवई, अमिताभ वाजपेयी, धर्मराज सिंह को सौंपी गई है। और ये पूरी रणनीति इसलिए तैयार की गई ताकि गुटबाजी न चल पाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जहां पर जिस क्षेत्र का विधायक होते हैं उनको वहां पर उनका प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसको ना समर्थन करके दूसरे समर्थन करते हैं। तो इसको लेकर जो गुटबाजी ना हो, किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो और समाजवादी पार्टी विधायक जो हैं वो दूसरे क्षेत्र के विधायक को आसानी से चुनाव लड़वा सके, उनका प्रचार प्रसार कर सके। पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व विधायक उनको जिम्मेदारी, तो पूरी तरह से बाखूबी समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में शिकस्त पाई है, तो अब दोबारा शिकस्त इस तरह की ना मिले, कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें नगर निकाय की समाजवादी पार्टी निकाल सके, उसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। हालांकि इकाइयां कोई नहीं है, लेकिन इकाइयों को भंग होने के चलते भी तमाम विधायकों और तमाम जो पूर्व विधायक है, सांसद, उनको जिम्मेदारी दी गई है।
ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि विधायकों को अपने ज़िले का पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि गुटबाजी से बचने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। किस तरह की गुटबाजी इस समय समाजवादी पार्टी में मची हुई है जितेंद्र? देखिए, अक्सर पल्लवी देखने को मिलता है कि जिस क्षेत्र के विधायक होते हैं और कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी नगर निकाय के प्रत्याशी को वहां का प्रत्याशी बनाया जाता है, तो वहां पर कई देखने को मिलते हैं। नगर पालिका के चुनाव में देखते हैं कि गुटबाजी चलती है कि इनका गुट है और अलग अलग गुट जो चलते हैं, तो वो गुटबाजी ना हो सके, किसी प्रकार की रंजिश ना उत्पन्न हो सके, उसके चलते समाजवादी पार्टी ने एक नई तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। और जो विधायक जहां का होगा उसकी जिम्मेदारी उसको क्षेत्र की नहीं दी जाएगी, उसको दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का नगर निकाय का प्रत्याशी बनाया जाता और विधायकी में उसने सपोर्ट नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है कि विधायक उसको सपोर्ट नहीं करते और चुनाव ये होता है कि पार्टी को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसको लेकर जिम्मेदारी अलग अलग तय कर दी है और किसी प्रकार की रंजिश ना उत्पन्न हो, गुटबाजी ना हो, तो इन सब से दूर समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अलग तरह की रणनीति निभाई है। और जो विधायक है उनको दूसरे क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, और जो दूसरे क्षेत्र के विधायक होंगे उनको दूसरे क्षेत्र की। और इसी में जो विधायक नहीं है तो उनको पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। तो सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब धीरे धीरे जहां नगर निकाय की घोषणा की गई है तो पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी गई है। अब जिम्मेदारी सबकी तय हो गई है और सबको बखूबी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ऐलान हो चुका है। जितेंद्र, ये भी माना जा रहा है कि विधायकों की संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी ली जाएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो विधायक जीते हैं तो उनको कितना संगठन इनकी जांच करेगा कि कितनी उनकी क्षमता है और कितना अच्छा वो चुनाव लड़ा सकते हैं। क्योंकि वो जब विधायक चुन के आए तो जाहिर सी बात है कि उनकी हालांकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है और वो सरकार पे है, और हालांकि उसके बावजूद वो विधायक बन गए, तो जाहिर सी बात है उनकी क्षमताओं का जितेंद्र, आपका हम पूरा जवाब लेंगे, बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम आप ही से जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले राजधानी लखनऊ की खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, आप अपनी बात तो जारी रखिएगा, उसके अलावा आखिरी मेरा सवाल है, हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि निकाय चुनावों को लेकर सत्ताधारी दल की क्या कुछ खास रणनीति इस बार है? देखिए पल्लवी, मैं अपनी पहले बात पूरी करता हूँ। उसमें ये बात कही गई थी कि संगठन की होगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने विधायक के अंदर कितना दमखम है। क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हरा के आए हैं और तो उसी आधार पर जानने की आखिर वर्चस्व क्या है उनका क्षेत्र में और कितनी ताकत से वो अपने पदाधिकारी को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा सकते हैं, और क्या अगर वो चुनाव लड़ाते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, क्या वो चुनाव जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विधायक की क्षमता को जानने की कोशिश संगठन करेगा। और वहीं दूसरी बात आपसे बता दूं, जो आपने सवाल पूछा है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी की तैयारी है। अभी सत्ताधारी पार्टी की तैयारियां अंदरूनी तौर पे तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये क्या है कि समाजवादी पार्टी की तरह तमाम जो अभी जिस तरह पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई उस तरह की अभी जिम्मेदारी नहीं तय हुई है। और साफ तौर पर कहा कि जल्दी अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को खुलासा करने का काम करेगा। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लखनऊ की खबर की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायकों के नेतृत्व में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। जहां विधायक नहीं है वहां पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को जिम्मेदारी दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख करेंगे। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा और 5 किसान संगठन मिलकर आज एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इन 5 किसान संगठनों के द्वारा मोहाली गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से और मोहाली वाईपीएस चौक तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी। यह रैली किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि रैली पंजाब के कई अहम मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है, जिसमें सबसे अहम और खास मुद्दा पंजाब के पानी का लगातार गिरता हुआ लेवल है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा और 5 किसान संगठनों के द्वारा मोहाली गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से लेकर मोहाली के वाईपीएस चौक तक एक विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। यह रैली किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि रैली पंजाब के कई अहम मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है, जिसमें सबसे अहम और खास मुद्दा पंजाब के पानी का लगातार गिरता हुआ लेवल है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज संयुक्त समाज मोर्चा और 5 किसान संगठनों के द्वारा एक रैली निकाली जानी है। हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, बात करें तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बलबीर सिंह राजेवाल और उनके साथ जुड़ी 5 किसान जत्थेबंदियों ने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें पंजाब के सभी अहम मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस कड़ी में अगर हम कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने पहले जहाँ पे पौधारोपण किया था, तो अब उनकी तरफ से आज एक रैली निकाली जा रही है पानी के लगातार गिरते स्तर को। कई चीजें, कई पहलू हैं जिससे अगर हम कह सकते हैं किसान यूनियन ज्यादा बारीकी से अवगत है। शायद सरकार भी उतनी इन फैक्टरों से अवगत नहीं है जितनी खुद किसान यूनियन है, क्योंकि उनका रोजाना खेती से जुड़ा हुआ, उनकी जिंदगी खेती से जुड़ी हुई है, तो उन सब फैक्टर्स का उनको ऑलरेडी पहले से ही पता है। तो सबसे अहम मुद्दा जिसके लिए शायद हम सब कहते हैं पंजाब के हर एक शख्स को अवेयरनेस है कि पंजाब में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, और उसी पानी के स्तर को मेंटेन करने के लिए आज बलबीर सिंह राजेवाल मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से एक रैली निकाल के मोहाली के वाईपीएस चौक तक रैली निकालेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक अगर हम कहें कि कॉल दी गई है और ये प्रदर्शन किया जाएगा। इनकी तरफ से हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन है। उन्होंने सीधे तौर पे बात बार बार हाईलाइट की है। पहले भी अगर हम कहें बलबीर राजेवाल से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक प्रदर्शन है, सरकार को एक चेतावनी है कि देखिए हमें पानी बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब के किसानों के लिए, और पानी का लेवल जिस तरह से गिर रहा है उसके लिए सरकार को पानी के लिए अलग अलग कदम लेने की जरूरत है। और खास तौर पे इस बात पे उन्होंने जोर दिया कि पानी दूसरे राज्य में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पानी उतना सक्षम नहीं है। तो उन सभी मुद्दों को लेकर ये प्रोटेस्ट आज अगर हम कह सकते हैं कि किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में अगर हम कहेंगे कई अन्य सीनियर किसान नेता शामिल हो सकते हैं, पर अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया कि और कौन कौन इसका समर्थन करता हुआ नजर आएगा। जी अमित, जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ एक रैली नहीं है, एक तरीके का प्रदर्शन है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन है, तो क्या इन किसान संगठनों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम करें? क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही थी कि आप धान की सीधी बिजाई करें, धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो क्या पंजाब में सरकार की इस तरीके की बातों पर भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं, या खाली सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहीं पे हम बात करते हैं कि बलबीर राजेवाल इस चीज को स्पेसिफाई करता नजर आया कि उन्होंने ये बात मानी है कि किसानों को भी अवेयर करने की जरूरत है, कि हमें अपने साथियों को पहले अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे साथी नई चीजों से अगर हम कहेंगे नई नॉलेज से अवगत नहीं होंगे तो उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लेकर बार बार सरकार से हेल्प मांग रहे हैं। उन्होंने कि सरकार को और किसान जत्थेबंदियों को मिलकर एक नया प्लान बनाने की जरूरत है, कि अकेला सिर्फ किसान अगर हम कहेंगे अगर कोई फैसला ले तो सक्षम नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं हो पाएगा। तो ये अगर सरकार अकेले भी फैसले ले तो भी पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें किसान जत्थेबंदियों की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि किसान जत्थेबंदी और सरकार मिलकर जो नॉलेज डिसमिनेट करेंगे, या फिर हम कहेंगे जो फैसला सरकार लेगी या कोई मदद की स्टेप लेगी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस बार मूंगी की बिजाई के लिए एमएसपी दी गई थी ताकि एक थर्ड क्रॉप आ सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मसला ज्यादा इजी रह सके। तो सब चीजों की हम बात की कि इनिशिएशन अच्छी है, पर उसकी अगर हम कहें कि जो शुरुआत तो ठीक है, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। तो एक लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए। तो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए शायद हम कह सकते हैं कि आज बलबीर सिंह राजेवाल ये रैली कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि इससे हम अपने किसानों को, अपने भाई सबको, भाई अपने भाई समाज को, सबको ही उसी तौर पे कहते नजर आए कि वो अवगत कराएंगे कि हमें इस पहलू को देने की जरूरत है। उन्होंने ये बात कही कि पंजाब बचाने के लिए एनवायरनमेंट बचाने की जरूरत है। एनवायरनमेंट बचेगा
तभी पंजाब का पानी बचेगा, पंजाब का पानी बचेगा तभी पंजाब की खेती बचेगी। तो उन्होंने एक साइकिल दिखाया, उन्होंने बोला कि जी। हमें हर एक चीज पहलू पर ध्यान देना है, हमें पंजाब के एनवायरमेंट को बचाने की जरूरत है, हमें पंजाब में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, किसानों को अपनी फसल का साइकिल बदलने की जरूरत है। वो इस बात से बिल्कुल अवेयर है, पर इसके लाने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है वो सरकार और केंद्र सरकार लाएगी, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार वही लाएंगे, तभी जाके ये सब चीजें होंगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से मुहिम शुरू की है, तो वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, पंजाब के किसानों को तो अवेयर कर ही रहे हैं, पर साथ साथ सरकार पे भी प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो सरकार भी अपने लेवल पे काम तेज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। जी अमित, पानी का गिरता जलस्तर ही एक बड़ा मुद्दा है या फिर पंजाब में अब ये भी कहा जा रहा है कि पानी स्वच्छ भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा पानी गंदा होता जा रहा है? उसके अलावा अभी खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से, उस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्या बात हुई और क्या केंद्र से किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला कि पंजाब की मदद की जाएगी पानी के मसले पर? हाँ, देखिए सबसे बड़ा इशू अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब के यहाँ पानी पंजाब से ही निकलता है। पंजाब एक रिपेरियन स्टेट होने के कारण बावजूद भी हमें हमारे पानी का अधिकार नहीं मिल रहा है, और इस चीज को लेके हम कह सकते हैं कि लगातार पंजाब सरकार के सरकार से बात कर रही है कि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा गिर चुका है और अब हम दूसरे स्टेट को पानी सप्लाई नहीं कर सकते। और यही सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि बार बार जो डिमांड है कि पंजाब का पानी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों स्टेट्स को जाता है, और इन तीनों स्टेट से ना हमें कोई रॉयल्टी मिलती है ना ही हमें पैसा मिल रहा है। तो अगर वो इशू आ जाता है कि ना हमें पानी देने फायदा हो रहा है, पर उसके बाद अगर हम कहें कि पंजाब का लेवल लगातार गिरता जा रहा है, और उसके कई कारण हैं कि हम कह सकते हैं कि जो पानी जिस रूट से जाता है वहां पे पक्के कनाल है, वहां पर जी। अगर हम कह सकते हैं कि पानी जो जमीन को अगर हम कह सकते हैं कि दोबारा रिचार्ज करना था वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जितनी फैसिलिटीज थी जो अगर हम वादे किए गए थे वो पूरे पंजाब को नहीं मिले हैं। तो अब पंजाब के पास सिर्फ नुकसान ही झेल रहा है। तो पंजाब सरकार बार बार कोशिश कर रही है, और खुद मुख्यमंत्री जल सप्लाई मंत्री से मिले थे, उनमें यही था कि पंजाब का पानी गिर रहा है तो इसके लिए कोई हल निकाला जाए। उनकी तरफ से ये भी बात की गई थी पंजाब के वाटर लेवल की चाहे दोबारा जांच करा ली जाए, ये बात क्लियर हो जाए कि पंजाब के पास कितना पानी है या नहीं है। ये एक सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि लगातार पंजाब सरकार और किसान ये बोलते हुए हैं कि पंजाब का पानी का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है और अब उन दूसरे स्टेट्स को देने के लिए नहीं है। तो वही किसान जथेबंदियों की तरफ से भी यही है कि किसान जथेबंदी भी चीज मानती है कि पंजाब में पानी का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है, जो पानी पहले था उस लेवल का पानी अब हमारे पास नहीं है। और साथ साथ इस बात को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि जो बोरवेल्स है जो पहले 50 फुट 80 फुट पे थे, अब वो 100 150 150 फुट तक जाने पड़ जी रहे जी। हैं, और जो पानी वहां से आ रहा है वो अच्छा पानी इतना नहीं है, उतना उपजाऊ पानी नहीं है, उससे सिर्फ फसलों को नुकसान ही हो रहा है। अगर हम क्या, और उसको जो फसल बनती है पैदा होती है उससे सिर्फ आगे जाके सेहत को ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया कि हमें दोबारा से इस पूरे सिस्टम को थ्रू होने की जरूरत है, दोबारा से एक नया सिस्टम लाने की जरूरत है, तभी पंजाब की किसानी और पंजाब का पानी बचेगा। अमित, आखिरी सवाल है, अभी जब किसानों की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ 2 दिन पहले, तब क्या उस मीटिंग में पानी का मसला नहीं उठाया गया था? हाँ, देखिए पानी का मसला उस मीटिंग में पहले भी उठाया गया था, पर वही बात हम बात कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट्स को लेकर बार बार वो मुद्दा उठा था। अगर हम बात करें कि कई किसानों जैसे सब्जियों की अपनी मुसीबतें दिक्कत परेशानियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जिन किसानों के परिवार वालों को मुद्दा नहीं मुआवजा नहीं मिला, वो लोग पहुंचे थे, उनके लेकर डिस्कशन की गई थी। जो मूंगी की जो फसल बची हुई है वो नहीं उठाई गई थी, उसको लेकर बात की गई। जो गन्ना किसानों की राशि बकाया है उनको लेकर बात की गई। तो बहुत सारे मुद्दे बहुत ज्यादा संख्या में लाइन अप हो जाते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली पानी का मुद्दा मेंशन होता है, पर हम कह सकते हैं तो उतनी तरह से हाईलाइट नहीं हो पाया जितनी होने की जरूरत है। पंजाब के हर एक व्यक्ति को पता है कि पंजाब में पानी की समस्या है, उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, पर जिस लेवल की टैकलिंग की हमें जरूरत है हमें गवर्नमेंट लेवल पे टैकलिंग करने की जरूरत है, और ये सवाल अब खड़ा होता है कि वो टैकलिंग कब होगी। हम सीधे तौर कह सकते हैं मान सरकार ने अपने लेवल पे शुरू कर दिया। हम कह सकते हैं कि मूंगी का एक अलग ऑप्शन लेके एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। एक डायरेक्ट जो हम कह सकते हैं डायरेक्ट बिजाई का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो भी एक सराहनीय कदम था। वो सब चीजें जिन्होंने हेल्प की है, जिन्होंने एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि पंजाब के वाटर लेवल को सुधारने में मदद करेंगे, पर सवाल ये है कि ये और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पंजाब के किसानों के लिए और पंजाब के लिए अच्छा होगा। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंडीगढ़ से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। पंजाब में दरअसल संयुक्त समाज मोर्चा और 5 किसान संगठनों के द्वारा मोहाली गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से मोहाली के YPS चौक तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी। यह रैली किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि रैली पंजाब के कई अहम मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है, जिसमें सबसे अहम और खास मुद्दा पंजाब के पानी का लगातार गिरता हुआ स्तर है।
बढ़ते हैं राजधानी मुंबई की खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्राचौल जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि लेन देन के मामले में यह समन जारी हुआ है। उधर मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 8 अगस्त तक 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। भांडुप के एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करने वाली वर्षा राउत की शादी संजय राउत के साथ साल 1993 में हुई थी। वर्षा राउत का राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है, हालांकि वह फिल्म निर्माण के कार्य से जुड़ी हुई हैं और उनकी हालिया फिल्म ठाकरे थी। संजय और वर्षा राउत विदिता और पूर्वांशी नाम की 2 बेटियों के माता पिता हैं। देखो, अलीबाग की ज़मीन 10 साल पुरानी है, जिसमें हमने रेडी रेकनर के भाव से हमने पेमेंट दिया हुआ है। उसके अंदर जब हमने ज़मीन ली थी तो वो ज़मीन की कॉस्ट थी 50 लाख रुपीस। आज उसकी रेडी रेकनर का भाव आज का जब राज्यसभा का फॉर्म भरा तब हमने इसकी रेडी रेकनर निकाला था, तब उसकी कीमत 1 करोड़ 6 लाख रुपीस है। तो उसमें कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? रेडी रेकनर के नीचे से भाव से हमने लिया नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो रेडी रेकनर के भाव से बने हुए। और किसी ने देखो, कोई भी ज़बरदस्ती से कुछ लिख के लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? किसी को अटकाना ही है, पॉलिटिकल अटकाना है, उनका आवाज़ बंद करना है, उनका उद्धव जी से उनको अलग करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। लेकिन मैं आपसे खातिरी से कहता हूँ कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, इसमें कोई चोरी हुई नहीं। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत शिव सैनिक है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। लेकिन संजय राउत को भाजपा डरती है, इसलिए उनको अटकाना चाहती है, यही बात है। सपना पाटकर ने धमकी का आरोप जो फोन रिकॉर्डिंग का बोला, सपना पाटकर ने जो कुछ दिया है, और राउत साहब आज 5-6 दिन से ईडी के कस्टडी में है। आप देख लो, जब पाटकर जी ने कुछ कंप्लेंट किया होगा तब उनकी एक एफआईआर पार्ला में दर्ज है और वहाँ से उनको बोला है कि आपको जिस मोबाइल पे धमकी आई है ओरिजिनल आपका मोबाइल आप डिपॉजिट करो। क्यों नहीं किया अभी तक उसने? इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, वर्षा राउत को भी ईडी का समन गया है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पल्लवी जी, वर्षा राउत को ईडी ने समन किया है। आज सुबह 11 बजे के आसपास वर्षा राउत को ईडी दफ्तर पहुंचना है और वर्षा राउत से लगातार जिस तरह से संजय राउत के अकाउंट में पैसों का लेन देन हुआ उस पर जानकारी लेनी है। हालांकि जानकारी यह भी है कि संजय राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख रुपए आए हैं। इसकी जांच जो है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से की जाएगी, क्योंकि वर्षा राउत के अकाउंट में कथाकथित बिल्डर के अकाउंट से 55 लाख रुपए जो लोन के तौर पे आए थे उस पर भी जांच करनी है। तो कई सवाल ईडी के पास है, जिसके जरिए जो है अब ईडी वर्षा राउत से पूछताछ करेगी। संजय राउत की भी जो जमानत तो नहीं कहेंगे उसे, संजय राउत की भी कस्टडी बढ़ा दी गई है 8 अगस्त तक के लिए। कोई खास वजह है क्या? ईडी को अभी और पूछताछ करनी है उनसे? क्या कुछ तर्क दिए गए कस्टडी बढ़ाने के लिए? और संजय राउत के वकील का क्या कहना रहा इस पर? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी लगातार कोशिश कर रही है कि संजय राउत को ज्यादा से ज्यादा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। इस दौरान संजय राउत के खिलाफ कई अहम सबूत भी मिले हैं, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो आए हैं वो कहां से आए हैं, क्योंकि संजय राउत के जो जान पहचान के लोग हैं उनके अकाउंट से यह नहीं आया, बल्कि अनजान शख्स के अकाउंट से आया है। यह जानकारी लेना बेहद जरूरी होगा कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए कहां से आए। इसके अलावा संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में जो पैसे आए थे, उसके अलावा संजय राउत की पत्नी और संजय राउत के खातों को मिलाकर देखा जाए तो 11 करोड़ की जो है संपत्ति है उसे ईडी ने पहले ही जब्त किया है। दादर में जो फ्लैट लिए गए हैं वो वर्षा राउत के अकाउंट से 55 लाख निकालने के बाद किए गए हैं। तो ऐसे तमाम सवाल है। रही बात ईडी संजय राउत की कस्टडी क्यों ले रही है, तो संजय राउत से तमाम जानकारियां हासिल करनी है कि पात्राचाल घोटाले में जिस तरह से लगातार बिल्डरों को जरिए एक के बाद एक 9 बिल्डरों को पात्राचाल की जो प्रॉपर्टी बेची गई वो क्यों बेची गई, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हैं जिसकी जानकारी जो है ईडी संजय राउत के जरिए लेना चाहती है। लेकिन संजय राउत के वकील का कहना है कि संजय राउत ने कोई इस पूरे मामले में घोटाला नहीं किया है।
1,11,00,000 एक सांसद के लिए बहुत बड़ी जो है राशि नहीं होती है, लेकिन संजय राउत की पत्नी इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दे देंगी कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और एक शिक्षिका है, तो उन्होंने कोई इस तरह के भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं किया है। इस तरह का स्पष्टीकरण संजय राउत के वकील ने दिया। ये बताया जा रहा है कि कैश में लेन देन हुआ है, अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है, यानी कि अकाउंट पर ज्यादा फोकस किया नहीं है, तो इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं संजय राउत पर। देखिए, बिल्कुल अमूमन जब कोई इस तरह के पैसों का लेन देन होता है या फिर किसी काम के जरिए का लेन देन हो तो कैश ही होता है। फिलहाल जो संजय राउत के घर से पैसे मिले हैं 11,50,000 वो कैश के रूप में मिले हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन बताया गया है 1,08,00,000 का, वो जो है अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अनजान व्यक्ति के अनजान खाते से वर्षा राउत के अकाउंट में आया है। तो वो पैसे किसके आए हैं, और यह तब आए हैं जब संजय राउत के अकाउंट का खुलासा किया जा रहा था। इसकी जानकारी जो है ईडी लेना चाहती। स्वप्ना पाटकर का क्या मसला है? अभी तक ये कहा जा रहा है कि स्वप्ना पाटकर ने जो आरोप लगाए थे वो खुद ही नहीं सिद्ध कर पाई हैं, ना ही कोई सबूत दे पाई हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्ना पाटकर और संजय राउत के बीच जो विवाद है, उस विवाद को लेकर मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो गाली गलौज का वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल किया गया है वो असली है या नकली, इस पे अभी तक पुलिस ने कोई बात नहीं कही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस मोबाइल फोन पर वीडियो वॉइस कॉल आया था वह सपना पाटकर को जमा करना था, लेकिन सपना पाटकर ने अब तक जमा नहीं किया। यानी कि फॉरेंसिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो गाली गलौज का प्रकरण सामने आया है वो संजय राउत सच में दिए हैं या किसी की आवाज दब करके बनाई गई है। इस तरह की जानकारी जो है चौल घोटाले से क्या स्वप्ना पाटकर का कोई लेना देना है या फिर वो मसला बिल्कुल अलग है? सत्य प्रकाश। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए ये मामला बिल्कुल अलग है। हालांकि राजनीतिक से ही प्रेरित है, लेकिन संजय राउत और सपना पाटकर का पात्रा चाल से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए ये पूरा मामला जो है मुंबई पुलिस के पास गया है और मुंबई पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी सत्य प्रकाश? देखिए, अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर संजय राउत और उनकी पत्नी दोनों पार्टनर उस मामले में, यही वजह है कि उस प्रॉपर्टी को भी सील करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस मामले में आज वर्षा राउत अगर ईडी के सामने जाती है तो इस पर भी पर्दा उठेगा कि आखिर जो प्रॉपर्टी ली गई थी वो किसके पैसे से ली गई थी और कब ली गई थी। तो इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और क्या अभी अगर हम कानूनी दावपेच के बारे में बात करें तो क्या संजय राउत या उनके वकील के पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है, या फिर जब तक ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी की हिरासत में है संजय राउत, और किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए कानूनन यही संवैधानिक तरीका है कि जब एक जांच एजेंसी आपसे पूछताछ कर रही है और आप उसकी कस्टडी में है तो आप दूसरी कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही संजय राउत को ईडी कस्टडी खत्म हो जाएगी उसके बाद संजय राउत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और इसकी तैयारी भी उनके वकील ने पहले से ही कर रखी। बिल्कुल। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला इन दिनों पूरे देश में जोर शोर से उठाया जा रहा है। जहां कांग्रेस का एक तरफ आज प्रदर्शन है, क्या शिवसेना अपने सांसद के लिए किसी तरह का कोई प्रदर्शन करने की तैयारी में है, या फिर कोई और रणनीति शिवसेना की तरफ से बनाई गई हो, या अभी शिवसेना आपस में ही उलझी हुई है कि असली शिवसेना किसकी और नकली शिवसेना किसकी? देखिए पल्लवी जी, ये तो मसला चल रहा है महाराष्ट्र में, असली शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कौन है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसैनिक लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि संजय राउत को कैसे बाहर निकाला जाए। जैसा कि कल जानकारी मिल रही थी कि शिवसैनिक पूरी तरह से आक्रामक है और वह भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत और उनके वकील और उनके चाहने वाले लगातार यह कर रहे हैं कि संजय राउत ने कोई घोटाला नहीं किया है। संजय राउत ने ईडी से समय भी मांगा था, लेकिन ईडी ने जानबूझकर रविवार का तय समय मुकर्रर किया और उनके घर में सुबह 7 बजे पहुंची, जबकि उन्होंने ईडी को पत्र भी दिया था कि 7 अगस्त को ईडी दफ्तर में खुद हाजिर हो जाएंगे। तो तमाम इस तरह के जो काम जो ईडी द्वारा किया गया है उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ईडी को पत्र दिया गया था और ईडी ने पत्र को स्वीकारा भी है तो 7 अगस्त के बजाय जो है पहले क्यों उनके घर गई। तो तमाम ऐसे सवाल है। हालांकि ईडी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकिन जरूर न्यायपालिका के अधिकार है कि पूरे मामले में स्पष्टीकरण ले सकते।
चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई से ये अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी आज ईडी पूछताछ करने वाली है। अब राजधानी रायपुर की खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद 2 दिनों के भीतर 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बदल दिया है। अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हैशटैग हमार तिरंगा का उपयोग करते हुए विशेष फ्रेम में तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपडेट कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों से कुछ दिन पहले अपील की थी कि वे सोशल मीडिया पर हमर तिरंगा अभियान के लिए एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया में विशेष फ्रेम में तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपडेट करें। उन्होंने कहा है कि सुझाए गए लिंक के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 को हमारा भारत आज़ादी के 75 साल पूर्ण कर रहा है। यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे उन वीर शहीदों का बलिदान शामिल है जिन्होंने हंसते हुए जान की बाजी लगा दी ताकि आने वाली पीढ़ी एक आज़ाद देश की आबो हवा में सांस ले सके। आज हम उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक आज़ाद देश का नागरिक होने का गर्व महसूस कर पा रहे हैं। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव इस समय हमारा देश मना रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के खास कार्यक्रम होने वाले हैं? और ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपडेट कर चुके हैं तिरंगे के साथ। जी देखिए पल्लवी, ये आजादी का 75वां वर्ष है। देश और प्रदेश सब अपनी अपनी तरीके से आजादी के इस अमृत महोत्सव को 75वें वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में विशेष आयोजन करते हुए हमर तिरंगा हैशटैग हमर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। इसमें जो भी कुछ फ्रेम से तिरंगे के, वो फ्रेम पब्लिक में अपने प्रोफाइल पर डीपी बनाया हुआ है। ये जो 20,000 का आंकड़ा है, ये कल शाम तक था और पता नहीं अभी ये सुबह तक ये कितने अधिक लोगों तक ये पहुंच चुका होगा। और ये अभियान 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाना है प्रदेश में। और इसके साथ ही और भी कार्यक्रम जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए आयोजित किए गए हैं। लेकिन इस बीच में कोरोना का भी ध्यान रखा गया है। रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन जो स्कूली बच्चों द्वारा जो हर वर्ष स्टूडेंट्स के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता था, उस पर इस वर्ष प्रतिबंध लगने की संभावनाएं दिख रही हैं। पल्लवी, क्या कोई विशाल कार्यक्रम आयोजित करने की अभी योजना है सरकार की या सिर्फ ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा? देखिए, विशाल कार्यक्रम करने की योजनाओं को लेकर तो अभी सरकार की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिली है। लेकिन जिस भी कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट सम्मिलित होते थे, उन कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने की स्थिति दिख रही है। लेकिन वहीं अगर देखें तो
विपक्षी पार्टी बीजेपी की प्रदेश में विपक्ष में है, तो केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हर घर तिरंगा कार्यक्रम वो भी आयोजित कर रहे हैं और घर घर जाकर तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए बैठक बीते कुछ दिनों में बीजेपी द्वारा कर ली गई है और अब लगातार तिरंगे घर तक पहुंचाने का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी उसमें कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा भी इस तिरंगा उपलब्धता की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया हो चाहे हर घर तिरंगा हो, कार्यक्रम दोनों ही प्रदेश में आने वाली आजादी के 15 अगस्त का जो महोत्सव है उस पे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी पल्लवी, क्या तिरंगा यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई योजना है? अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र की तरफ से कहा गया था कि आप तिरंगा यात्रा निकालें। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी किसी तरीके की कोई यात्रा करने वाली है या फिर खुद सत्ताधारी दल ने कोई योजना बनाई हो कि एक तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक और ज्यादा किया जा सके? जी बिल्कुल, जो 15 अगस्त का दिन है उस दिन तिरंगा यात्रा की भी इनकी तैयारी है और कुछ किलोमीटर्स में ये तैयारी की गई है। एग्जैक्ट फिगर हम आपको कुछ देर में अपडेट करा देंगे, लेकिन कुछ लगभग किलोमीटर से अधिक में तिरंगा यात्रा में सबसे अधिक लंबे तिरंगे की जो प्रक्रिया है वो तैयार कर ली गई है। इसमें पूरी चीजों का ध्यान रखा गया है कि तिरंगा कितना बड़ा होना चाहिए, कितने मीटर्स का होना चाहिए और कहाँ पर कौन कौन सी चीजें व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए। इसकी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के दिन संभावित है अभी तक। जी पल्लवी, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो, जैसे कि आपने भी कहा कि 11 से 17 अगस्त तक के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, तो इस अभियान के दौरान क्या क्या होना है? सोशल मीडिया प्रोफाइल बदलना और हर घर पे तिरंगा लगाने के अलावा? देखिए, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बदलने और हर घर तिरंगा लगाने के अलावा जो कार्यक्रम है वो अभी तक हम इसमें कुछ कंफर्मेशन तो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते रेशियो को लेकर ये सारी चीजें जो है वो संभावित तो मानकर चल रहे हैं, लेकिन अभी जब तक प्रोटोकॉल नहीं आया है पल्लवी, किसी भी चीज को लेकर अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आज की भी बात करें तो आज भी प्रदेश में 500 से अधिक जो मरीज मिले हैं, ये थोड़ा डरावनी स्थिति है, जिस पर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं कि प्रदेश में स्थितियां जो है, सेलिब्रेशन तो होगा, बेशक आजादी का महोत्सव है, ये चलना भी चाहिए, लेकिन तिरंगा यात्रा जो है इस पे भी बहुत कड़ाई रहेगी। कांवड़ यात्रा जो है आज जिस पर सीएम साहब खुद शामिल हो रहे हैं, इस पे भी बहुत कड़ाई का ध्यान रखा गया, पालन किया जाना है। तो ये सारी चीजें तिरंगा यात्रा जो है वो धरातल पर होगी, लेकिन इस बार का जो पूरा महोत्सव है ये सोशल मीडिया और बाकी जो और भी प्लेटफॉर्म्स है उस पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसे हमें अंदाजा एक लग रहा है। जी, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होनी थी स्वाति जी, तो क्या वो अभी हाल फिलहाल में शुरू होगी या कोविड के कारण उसे भी डिले करना पड़ेगा? नहीं, जो चीजें अभी होनी तय है वो होगी, लेकिन पल्लवी इसमें देखने वाली बात अभी जो निकल कर आ रही है हमारे सामने, वो पहले से एक जो पूरी चर्चा है वो तो है, कार्यक्रम जो बने हुए हैं वो है, लेकिन इनकी जो रूपरेखा है वो तय होने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तित होते हुए दिख रही है चीजें यहाँ पर, क्योंकि एकदम से जो नंबर ऑफ केसेस है उनका बढ़ना, एकदम से स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी का प्रदेश में आना, एकदम से मंकी पॉक्स का जो है वो प्रदेश में मिलना, ये थोड़ी सी डरावनी चीजें हैं। अभी तक जो स्थिति थी जब इन सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब तक ऐसी कोई भयावह स्थिति प्रदेश में बनी नहीं थी। कल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि प्रदेश में अभी कुछ 15 से 17 स्वाइन फ्लू के केसेस मिले हैं, जो कि थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी ये जो कार्यक्रम जो तय है उनकी भी रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि तिरंगा यात्रा निकलना है तय है, हर घर तिरंगा फहराना है वो भी तय है, हर शासकीय कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा वो भी तय है, और भारत जोड़ो जो है कांग्रेस की तरफ से, अभी तक सभी चीजें तय हैं, लेकिन ये जो बीमारियां हैं इनको देखते हुए इसमें क्या बदलेगा ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जी पल्लवी, आखिरी सवाल है स्वाति जी, क्योंकि आपने भी जानकारी दी है और लगातार हम भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में कोरोना के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा स्वाइन फ्लू और मंकी पॉक्स का खतरा भी मंडरा रहा है। सरकार की तरफ से अस्पतालों को या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों को क्या कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं? क्या हर अस्पताल में अलग अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं? इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए?
जी पल्लवी, सरकार ने स्ट्रिक्ट निर्देश देते हुए ये कल भी तय किया था और इसके पहले भी तय है कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के, स्पेशली स्वाइन फ्लू के पिछले दिनों 17 केसेस अचानक से आना, ये थोड़ा डरावनी बात थी। साथ में डेंगू का भी कहर वापस से दिख रहा है, क्योंकि ये पहले बार जब बारिश हुई प्रदेश में इस वर्ष की, तब वो एकदम सिमट गया था उसके बाद, लेकिन अभी वापस से दिखना ये थोड़ा सा डरा रहा है। तो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य अमला पूरा तैयारी पे है। वार्ड सारी बीमारियों के अलग अलग है, बिल्कुल इनको अलग अलग होना भी चाहिए था। हर जगह अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की तैनाती दिख रही है और लोगों में जागरूकता के लिए नगर निगमों द्वारा प्रदेश में कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज फैलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि लोगों में जो एक स्थिति पैदा हो गई थी कि अब इसी के साथ जीना है, ये माइंडसेट लोगों में दिख रहा था। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लोग लापरवाह हो रहे थे कि हमको वैक्सीनेशन लग चुका है, अब होगा तो भी उतना डैमेज नहीं करेगा। तो ये एक इजी गोइंग जो है वो लोगों के मन में आ गया था, ये कहीं ना कहीं घर कर गया था। तो उस चीज को लेके लोग भी लापरवाह दिख रहे थे। लेकिन अब वापस से जो प्रशासन की तरफ से कड़ाई की जा रही है कि बिना मास्क के आप कई जगहों पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको जो रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट से यहाँ पे कड़ाई के साथ आपकी चेकिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये वो कदम है जिसके जरिए सरकार जो है इन फैलती हुई बीमारियों को कंट्रोल करना चाह रही है। जी पल्लवी। शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करेंगे राजधानी देहरादून की खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित और पूर्व निर्धारित हैं। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सीएम धामी एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की प्रथम खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी वर्चुअली रूप से शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त सीएम धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो इस तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है सीएम धामी के, और इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत खुद सीएम धामी करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की प्रथम खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी वर्चुअली रूप से शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त सीएम धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो इस तरीके से सीएम धामी आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और इन कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से तैयार है, समय निर्धारित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की प्रथम खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी वर्चुअली रूप से शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त सीएम धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम धामी को शिरकत करनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, किस तरीके के ये कार्यक्रम है और क्या कुछ प्रस्तावित है?
यशराज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की प्रथम खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद सीएम धामी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी वर्चुअली रूप से शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त सीएम धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता यशराज आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यशराज, हम आपसे विस्तार पूर्वक ये जानकारी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कितने प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। यशराज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में उत्पादित आम की प्रथम खेप और शहद का अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई में निर्यात हेतु भेजे जा रहे वाहन का फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।